हाँ भाई, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 11.2 और उसका सबसे पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 6 में कहा फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। आपको पॉइंट दे रखा है -2, 4 और -5। -2, 4 और -5 एंड पैरेलल टू लाइन। जिस लाइन के पैरेलल दे रखी है उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है x+3/3 इज इक्वल्स टू y-4/5 इज इक्वल्स टू z+8/6। कुछ टीचर्स क्या कराते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पॉइंट पुट कर देते हैं लाइन में, और जो पैरेलल लाइन के डीआरएस है उसकी जगह पर ये रख देते हैं। सीधा सीधा तरीका भी यही है। आप लोगों को मैंने एक कंडीशन पढ़ाई थी, आपको यदि याद हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन गिवन वेक्टर बी वेक्टर इज दिस। तो यहाँ पर वो गिवन वेक्टर के जो ये डीआरएस हैं ये एबीसी का काम करेंगे हमारे पास। तो हमने मान लिया लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन बी x-x1/a इक्वल्स y-y1/b इक्वल्स z-z1/c। ये है हमारे पास। अब हमने क्या किया, पॉइंट की जगह पर पॉइंट की वैल्यू रख दी। तो ये हो गया x+2/a इक्वल्स टू y-4/b इक्वल्स टू z+5/c। मेरे पास एबीसी की कमी है। मुझे पता है कि सिंस एबीसी क्या है, आर द डीआरएस ऑफ पैरेलल वेक्टर, तो इट इम्प्लाइज ए का काम करेगा मेरे पास सीधा सीधा इसके डीआरएस यानी कि 3, बी का काम करेगा 5 और सी का काम करेगा 6। उठा के पुट कर दीजिए आप इसके अंदर, आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप कहेंगे सो इक्वेशन बिकम्स, हाँ भाई इक्वेशन हो जाएगी x+2/3 बेटा इक्वल्स टू y-4/5 इक्वल्स टू z+5/6। चेक करें भाई आंसर क्या आ रहा है जरा। चेक आंसर फ्रॉम योर बुक प्लीज, और चैट बॉक्स में बता दें क्या आंसर आ रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। दोबारा समझा दूं एक बार। हमने क्या करा अक्षित, सबसे पहले हमने इक्वेशन मान ली एक ऐसी लाइन की जो किसी दिए हुए पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 z1 से, और किसी दिए हुए वेक्टर के पैरेलल है जिसके डीआरएस एबीसी हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास थी, कार्टेशियन मांगी है तो कार्टेशियन फॉर्मेट में हमने लेट कर ली x-x1/a y-y1/b z-z1/c। पॉइंट आपके पास था मेरे बच्चे -2, 4, -5। जो ये पॉइंट आपको दिया हुआ था वो पॉइंट हमने एज इट इज उठाकर इसके अंदर रख दिया। x1 की जगह पर -2 रखा तो माइनस माइनस +2 हो गया। y1 के प्लेस पर 4 रखा तो ये y-4 हो गया। z1 के प्लेस पे हमने पुट करा -5 तो माइनस माइनस +5 हो गया। कमी हमारे पास एबीसी की है। दो तरीके हैं, या तो आप पहले एबीसी की इनके साथ रेशियो ले लो a/3 इक्वल b/5 इक्वल c/6 और उसे के की टर्म्स में लिखकर यहाँ पुट कर दो और बाद में के उड़ा दो। नहीं तो आप सीधा पुट कर सकते हो क्योंकि पैरेलल वेक्टर के डीआरएस होते हैं ये। तो आपके पास ए की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 3, बी की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 5, सी की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 6। आप ये तीनों वैल्यूज उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी रिक्वायर्ड लाइन की। देख लें क्लियर हुआ या दोबारा समझाऊं। आंसर भी चेक कर लो एक बार क्या आ रहा है। प्लीज चेक आंसर ऑल्सो।
आंसर और देख लो एक बार क्या आ रहा है। आंसर देख लेना बेटा जरा, कोई एक स्टूडेंट। सेम आंसर। ओके ओके, चलिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। सुनिए ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी प्रॉब्लम आई है पहले पार्ट में। हाँ बेटा, तो पहले पार्ट में कह रहा है एंगल निकालना है आपको बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 है और फर्स्ट पार्ट आपके पास है। उसमें कह रहा है फाइंड, वैसे तो ये टॉपिक ना कट गया है, मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक जो है इस बार सीबीएसई ने सिलेबस से बाहर कर दिया है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i - 5j + k, 2i - 5j + k और प्लस लेमडा 3i + 2j, 3i + 2j और +6k। ये तो हमारे पास है पहली लाइन। इसके बाद उसने हमारे से ये कहा दूसरी लाइन दे रखी है एक और, जिसके बीच में एंगल निकालना है। तो वो आपके पास है 7i - 6k और प्लस म्यू i + 2j + 2k। उसने ये बोला हमारे से कि वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था एक, cos थीटा बराबर b1.b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। करो भाई दोनों की डॉट। हाँ बेटा, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, ये होते हैं बी वेक्टर। ये a1 a2 और ये b1 b2। तो 3 + 4 तो ये आ गया 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4 और 6 × 2 = आ गया हमारे पास 12 अपॉन पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड। तो इसको हमने निकाला, ये आ गया 36, 36 और 4 40 और 9 49, √49 हो गया हमारे पास इनटू, इसको निकाला हमने 2 × 2 = 4, ये 4 हो गया 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया और ये 1 9 हो गया इनटू √9। तो ये आ गया हमारे पास 12 4 16, 16 और 3 19, तो 19/7 × 3। ये cos थीटा की वैल्यू आई, तो मुझे एंगल निकालना है थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। ये आंसर आ जाएगा। चेक करें भाई क्या आंसर दिया है जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट पूछ रहे थे आप लोग। हाँ बेटा, सेम आंसर है। समझ में आ गया? आंसर तो चलो सेम है, कोई बात नहीं, समझ आ गया, मेन पॉइंट समझ में आने की है। अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो दोबारा बताऊं। फार्मूला लगाया हमने b1.b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। कुछ बच्चों के रिप्लाई आ गए हैं सर क्लियर है, बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं करना चाह रहे। चलो कोई बात नहीं, कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, इसके बाद सेम टॉपिक पर है, वो भी देख लीजिए क्या कहता है। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। यार सेम क्वेश्चन है।
बस फर्क इतना है कि इसको आपको कंपेयर सही तरीके से करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में लाके। दोनों इक्वेशन के अंदर वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है, पता कैसे चलता है स्टैंडर्ड फॉर्म का, एक्स और वाई के जेड के इनके कॉफिशिएंट 1 होने चाहिए। मैं एक पार्ट आपको बता देता हूँ, दूसरा आप लोग अपने आप कर लेना। पहली है x-2/2 इक्वल्स टू y-1/5 इक्वल्स टू z+3/-3। दूसरी लाइन आपके पास है x+2/-1 इक्वल्स टू y-4/8 equals to z -5/4. These are the two lines. We have to find the angle in between these two lines. देखो ध्यान से एक चीज समझो, अगर x का y का z का कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो आप पहले जो भी यहाँ कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। लेकिन चांस की बात है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का 1 है, यहाँ भी z का 1 है। ऐसे ही यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 1 है, y का कॉफिशिएंट 1 है, z का कॉफिशिएंट 1 है। अगर ऐसा ना होता तो हम पहले जो भी यहाँ कॉफिशिएंट मौजूद होता उससे ऊपर नीचे डिवाइड करते इसके कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए। अब फिलहाल ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है, तो आपने फार्मूला लगाना है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यू हैव टू पुट द वैल्यूज हेयर। तो रख दीजिए आप a1 a2 की, ये हो गया -2, ये हो गया 8 5 जा 40, ये हो गया 4 3 जा 12 होल अपॉन। हाँ भाई, इनके स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 9 और 4 13 और 25। इन सबको आप ऐड करके यहाँ लिख देंगे अंडर रूट में, और इनटू अंडर रूट में इन सबके स्क्वायर को ऐड करके यहाँ लिख देंगे आप। तो ये हो गया कितना आपके पास 4 25, 25 प्लस 4 29, 29 30 38, तो ये हो गया √38। और इसे निकाला हमने, ये बैठ जाएगा हमारे पास 64 और 16, तो 80 प्लस 1 81 हो गया ये हमारे पास। इसे कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 12 और 2 14 माइनस के हो गए। 16 में से 14 चले गए हमारे, 40 में से 14 चले गए हमारे पास, 16 रह गया, ये नहीं 26 रह जाएगा शायद, हाँ 26 रह गया ना, 26। ठीक है भाई, तो 40 में से 12 चले गए पहले, 28 में से 2 चले गए, 26 रह गया ये रहा। इसको हमने करा, ये हुआ 19 2 जा, तो √38 ही रहा ये तो, और इसका अंडर रूट हो गया हमारे पास 9। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, जरा आंसर चेक करना क्या दिया है इसने। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट का आंसर भी साथ साथ चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे आप कॉस इनवर्स की टर्म्स में, कॉस इनवर्स 26/9 √38। और कुछ क्योंकि नहीं हो पा रहा है, चाहो तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो यहीं छोड़ दो। हाँ जी, क्या बताया चैट बॉक्स में, क्या आंसर है? सेम आंसर है। चलो जी, सिस्टम क्लियर हो गया, काम करने का तरीका समझ में आ गया सब बच्चों को। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 11th। अब इसके बाद हम चलते हैं 12th की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर जो 12th हमारे पास है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं अब, उसके अंदर वही चीज यूज होगी जो मैं अभी आपको बता रहा था कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का, कैसे लाना पड़ेगा, क्या तरीका है, सुन लीजिए ध्यान से। हाँ भाई, तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की। 12th में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द
लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि लाइनें एक दूसरे के क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं। तो कैसे करेंगे हम उस चीज को, देखिए ध्यान से। कह रहा है पी की वैल्यू निकालनी है, आपको इक्वेशन दे रखी है 1 - x/3 इक्वल टू 7y - 14/2p इक्वल टू z - 3/2। दूसरी लाइन है 7 - 7x/3p इक्वल्स टू y - 5/1 इक्वल्स टू 6 - z/5। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक लिख दिया मैंने, कभी कोई गड़बड़ तो नहीं नोट कर दी। 1 - x/3 7y - 14/2p z - 3/2 7 - 7x/3p y - 5/1 और 6 - z/5। बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये है भाई हमारे पास दोनों इक्वेशन। उसने कहा ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? राइट एंगल पर। और उसने आपसे ये बोला कि P की वैल्यू निकालनी है। भाई राइट एंगल की कंडीशन आपको बता रखी है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम 0 होगा। अब मुद्दा ये आ रहा है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे मिले? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं। क्या करेंगे? कन्वर्ट above equations into स्टैंडर्ड फॉर्म। बस यही गलती करते हैं स्टूडेंट, ये कन्वर्ट नहीं करते। और अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आता। अब मुझे ये बताओ, ये लिखा है मेरे पास यहाँ x का कॉफिशिएंट है -1, तो मैंने ऊपर नीचे -1 से अगर डिवाइड कर दिया तो क्या मिला, ये ध्यान दीजिए। ये हो गया x -1/-3 इक्वल टू, यहाँ y का कॉफिशिएंट कितना है भाई, किससे डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे? बिल्कुल ठीक बात, 7 से। आंसर आ गया 7, तो कर दो डिवाइड। y -2/2p/7, अपॉन में 7 लिखा जाएगा यहाँ पर। ये बिल्कुल ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है z-3/2। तो ये आ गया हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन, यहाँ x का कॉफिशिएंट -7 है, ध्यान से सुन लो। यहाँ x का कॉफिशिएंट -7 है, तो ऊपर नीचे -7 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, वैभव का रिप्लाई आया। -7 से डिवाइड करा हमने इसे, तो हमें मिल गया x -1/-3p/7। ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, y-5/1, यहाँ कोई डिवाइड की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ ऊपर नीचे -1 का इसका कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा z-6/-5। आप ये कहेंगे सिंस above lines intersect at right angle, तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इसका मतलब इन तीनों के इंटर प्रोडक्ट का सम 0 आएगा। तो आप कोई बात नहीं, प्रोडक्ट कर दो इनकी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9p/7, फिर प्लस ये आ गया 2p/7, और प्लस -10 ये हो गया 5 2 जा और इक्वल टू 0। बस इसे सॉल्व करना है, 10 को उधर भेज दो, इसका एलसीएम ले लो, 9 2 11 हो गए। आप मत 9 2 11 हो जाना 5 बजे से पहले। तो 9 और 2 11 हो गया, 11p/7 इक्वल्स टू 10 हो गया। इसे उधर भेज दिया, 11 को नीचे ले आए, p की वैल्यू आ गई 70/11। चेक कर भाई पहलवान, क्या आंसर आ रहा है? ऐसा क्या आंसर बुक ही खोले बैठे, एकदम सही कड़ाक से आंसर फेंक दिया, कहने लगे यही आ रहा है। चलो अच्छी बात है, इंस्टेंट होना चाहिए। देख लें भाई, क्लियर हो गया। 70/11 आ गया हमारे पास।
चलो जी, क्लियर भी हो गया। जिन्हें क्लियर हो गया बता दें भाई, क्लियर हो गया नहीं हुआ। ये थी प्रॉब्लम हमारी क्वेश्चन नंबर 12 की। इसके बाद अगली प्रॉब्लम बताई है 14, 15 और 17। वो भी समझ लो भाई लगे हाथ। देखो जी 14, 15 और 17 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 सुन ले ध्यान से। कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे। 14, 15, 17 कमाल है, तीनों ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हैं। चलो समझा देते हैं क्वेश्चन आपको, कोई बात नहीं। 14 समझिए पहले। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 14 में कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। इन दोनों लाइनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। आपको दे दिया आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस टू जे प्लस के, आई प्लस टू जे प्लस के प्लस लैम्डा, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के। और दूसरी लाइन आपको दे रखी है 2i - j - k, 2i - j - k प्लस म्यू 2i + j + 2k। ये लिखा है बेटा जी। उसने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये A1, ये A2, ये B1, ये B2। और आपसे कहा इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के साथ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और पूरे की होल एब्सोल्यूट वैल्यू। ये फार्मूला छोटा सा मैंने आपको बताया था टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन लाइंस। अब मुद्दा यह है कि ये फार्मूला तो चलो हमने पढ़ लिया, इससे अप्लाई कैसे करेंगे। तो पहले आप A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू निकाल लो। A2 माइनस A1, 2 में से 1 चला गया, आई बचा, माइनस जे और माइनस का 2j, तो माइनस का 3j हो गया, माइनस के तो माइनस का 2k हो गया। ये तो हो गया जी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। फिर मुझे चाहिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की वैल्यू। तो भाई क्रॉस तो IJK से निकलता है डिटर्मिनेंट से। B1 के कंपोनेंट लिखे 1 - 1 1, 1 - 1 और 1, 2 1 2। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करा हमने, तो ये आ गया I, ये खत्म, -2 -1, फिर माइनस का j, ये खत्म, 2 -2, 0 हो गया, 0 लिख दिया गलती से। फिर प्लस के, ये कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस के 2। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 3i, ये खत्म हो गया 0 और प्लस का 3k। ये आ गया B1 क्रॉस B2। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो भैया, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18 हो गया, √18 का मतलब हो गया हमारे पास 3√2। इतने तक कोई परेशानी? बताओ जी, इतने तक कोई प्रॉब्लम? साहिल, किसी को कोई परेशानी है तो चैट बॉक्स में पूछ लें, माइक ऑन नहीं करूंगा मैं। यहां तक आ गए हम। इसके बाद हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगाया। हाँ जी सर, दोनों की डॉट करी, A2 - A1 की डॉट करी B1 क्रॉस B2 के साथ। तो आई वाले की आई वाले से होगी, -3 तो इससे आ गया,
जे वाला 0 ही है, के वाले की के वाले से होगी तो -6 इससे आ गया, होल अपॉन, भाई दोनों की तो डॉट कर दी, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 3√2 और पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 3 माइनस ये माइनस के ये 9 हो गया, -9 अपॉन 3√2 आ गया। इसे 3 पे काट दिया, इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले ली, तो आंसर आ गया हमारे पास बेटा जी, पॉजिटिव करने के बाद 3/√2, ये आंसर है। चाहे तो इसे ऐसे लिख लें 3√2/2, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, इतने यूनिट्स। चेक कर बेटे क्या रहा आंसर जरा। चलो जी, सेम आ गया आंसर। ये बताओ, सेम तो आ गया, समझ में आ गया। पहले A2 माइनस A1 निकाला, फिर B1 और B2 की क्रॉस निकाल ली, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला, और इन तीनों को उठाकर ऊपर यहाँ फार्मूले में रख दिया, और आपको शॉर्टेज डिस्टेंस मिल गया। कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान टॉपिक है शॉर्टेज डिस्टेंस का। ऐसे ही बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 भी आपने प्रॉब्लम में पूछ रखा है, सेम टू सेम कैटेगरी से है। अगर आपको बाई चांस कार्टेशियन फार्मूला याद ना रहे, क्योंकि बहुत बड़ा है इसका कार्टेशियन फार्मूला, तो आप इसकी कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करके तब कर सकते हो। क्या मतलब है, मेरी बात समझ लो, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लिखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार 15 को। मैं चाह रहा हूं कि आप जो है इसे सीख लें कि अगर बाई चांस कार्टेशियन में आए तो उसको आप वेक्टर से कैसे करेंगे। ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है, देखो आपको कार्टेशियन फार्मूला भूल गया तो आप क्या करोगे, आप यहां से पॉइंट ले लो x1 y1 z1 की वैल्यू, तो वो होगी -1 -1 -1, ये काम करेगा। A1 वेक्टर निकाल लो यहाँ से, -i -j -k, यहाँ से B वेक्टर A2 वेक्टर निकाल लो, 3 5 और 7 स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद, तो A2 आ गया 3i + 5j + 7k। उसके बाद आप B1 वेक्टर निकाल लो 7i - 6j + k, और B2 वेक्टर निकाल लो i - 2j + k। तो A1 मिल गया, A2 मिल गया, B1 मिल गया, B2 मिल गया। सेम फंडामेंटल लगा दो, A2 - A1 की हेल्प से निकाल लो, फिर B1 B क्रॉस B2 निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फॉर्मूले में रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बाई चांस आप कार्टेशियन का फार्मूला भूल जाओ, तब बता रहा हूं मैं आपको ये फंडामेंटल, वरना कार्टेशियन का मैंने आपको फार्मूला लिखवा रखा कि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर डिटर्मिनेंट में a1 b1 c1 a2 b2 c2, और उसके बाद अंडर रूट में नीचे लिखवा रखा है b1 c2 - b2 c1, फिर प्लस c1 a2 - c2 a1, फिर a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर सबका। बोलो जी, ये फंडामेंटल क्लियर हो गया 15 का। हाँ भाई, से सॉल्व कैसे होगा? अरे भाई, कार्टेशियन वाले से सॉल्व करने के लिए त्यागी जी, कार्टेशियन का फार्मूला लगाओगे और यहां से कंपेयर करके x1 y1 z1 x2 y2 z2 निकाल लोगे, और उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल के फार्मूले में रख दोगे। बहुत छोटा सा फार्मूला लिखवा रखा है एक कार्टेशियन का, आपको सुन लो, भूल गए शायद आप। बहुत छोटा सा फार्मूला है कि भाई शॉर्टेज डिस्टेंस का d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। कॉपी में देख लो एक बार, छोटे भीम के जैसा, हाँ छोटे भीम के जैसा ही लग रहा है। A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये लगा दिया, ये तो डिटर्मिनेंट ऊपर, अपॉन अंडर रूट ऑफ B1 C2 - B2 C1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस C1 A2 - C2 A1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस A1 B2 - A2 B1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लिखवाया था, उस फार्मूले में वैल्यू रख दो यहाँ से उठाकर सारी, तब आंसर आ जाएगा। जैसे आपको बेटर लगे वैसे कर सकते हैं।
बताओ भाई त्यागी जी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप अगर इसे वेक्टर से करें, हर्षित त्यागी पूछ रहे हैं दोबारा बता दो सर एक बार, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप इसे वेक्टर से करें तो ये कंपैरेटिवली इजी हो जाता है कार्टेशियन के। कैसे होता है वेक्टर में, दोबारा सुन लो एक बार फिर बता देते हैं, कोई बात नहीं, जितनी बार कहोगे उतनी बार बता देते हैं भाई। ये पहले ये देख लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, नहीं है तो जैसे क्वेश्चन 12 में बताया था भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, वैसे कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे वाले से तो मिलेगा b1 वेक्टर, इससे मिलेगा b2 वेक्टर, पॉइंट से मिलेगा a1 वेक्टर, यहां से मिलेगा a2 वेक्टर, और वही फंडामेंटल लगा देना जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन 14 में पढ़ाया, a2 माइनस a1 की डॉट b1 क्रॉस b2 के साथ अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। बोलो जी, ठीक है, बात क्लियर है? हाँ भाई त्यागी जी। अगर बाई चांस 14th वाला छूट गया है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा रिकॉर्डिंग देखकर, वो मैं सेंड कर दूंगा। अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या परेशानी आती है, ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई। आप क्या करो, पहले इस आई को अंदर भेज दो, टी वाले के साथ भी और सिंपल के साथ भी, और इनमें टी वाली टर्म और ये अलग अलग कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप इसे। और जैसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसके बाद वेरी इजीली आप इसमें वही फार्मूला लगा सकते हैं। एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एक इक्वेशन को कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। आपके पास लिखी है एक इक्वेशन में, नोट कर रहा हूं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी, हाँ भाई 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। ये लिखिए आपके पास, मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रहा हूं। आई को अंदर भेज दिया, इसके साथ गया तो ये आई हो गया, जे को इसके -2 के साथ भेजा तो -2 जे हो गया, और के को 3 के साथ भेजा तो ये 3 के हो गया। उसके बाद टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, टी बाहर ले लिया, यहाँ रह गया -1 यानी कि माइनस आई कैप, यहाँ से टी बाहर ले लिया रह गया प्लस का जे कैप, और यहाँ से टी बाहर ले लिया तो रह गया माइनस का 2 के कैप। देखो जी, ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो गई, लैम्डा की जगह टी आ रहा है, बस एक ही बात है, कांस्टेंट कुछ भी हो तो आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ऐसे ही दूसरे को कन्वर्ट कर लेना, आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर, इसमें यहाँ टी है उसमें ऐसे, तो आपके पास इनसे कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट से, तो ये a1 ये b1, वो a2 ये b2, अगर ये दोनों सेम है b1 b2 तो पैरेलल वाला, और अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो सिंपल स्क्यू लाइंस वाला, जो भी आपको बताया। बोलो भाई समझ में आ गया हो? ठीक है, नहीं तो मैं करके बताऊं, कर लेंगे ट्राई, बताएं भाई। कोई जल्दीबाजी नहीं है, ना जल्दीबाजी रखना, हमारा टारगेट जो होता है वो प्री बोर्ड होता है, लेकिन कंप्लीट प्री बोर्ड। ये आपका कंप्लीट प्री बोर्ड अभी नहीं हो रहा है एसडी वालों का, फिर भी कोशिश यही रहती है कि 100% सब कुछ बता दिया जाए। देख लें, क्लियर हो गया भाई यहां तक? इसे कर लेंगे आज आप पूरा। इसके बाद कल मैं आपको प्लेन का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। कल का टाइम आपका रहेगा सुबह 10 बजे का, कल का टाइम सुबह 10 बजे का रहेगा। कोई भी बच्चा लापरवाही ना करे, गायब ना हो, क्योंकि प्लेन का टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला इसके बाद, तो इसलिए ध्यान से सुन लें। सभी कल मौजूद रहेंगे, और जो मैंने आज आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं एक्सरसाइज नंबर 11.2 की मेरे बच्चे, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको फिर से दोबारा से अपनी नोटबुक में करके देखनी है। ऐसा ना हो कि कोई भी स्टूडेंट, कंसेप्ट नोटबुक रेडी है क्या, क्वेश्चन पुटअप किया गया, भाई कल संडे है मैं उसको बोल दूंगा एक बार। एक्चुअली हम लोग जहां मैरिज में गए थे वहां
कुछ पॉजिटिव मिलने की वजह से मैं अभी आप लोगों को अपने कांटेक्ट में नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं भी कहूंगा इसे अवॉइड करो। 2 4 5 10 दिन बाद मैं खुद आपको कंसेप्ट नोटबुक दे दूंगा, मेरे घर पड़ी है, लेकिन मैं अभी आपको वो देना नहीं चाहता। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग कोई बात नहीं, कंसेप्ट नोटबुक एक दूसरे से लेकर काम चला लें। मैं उसकी कोशिश करता हूँ, पीडीएफ फाइल बना देता हूँ एक, ताकि आपका फिलहाल का काम हो जाए। फोटोस्टेट जिन्होंने बोली थी वो सब रेडी हैं, वो उन्हें मेरे पास से मिल जाए।